जय हिंद एंड वेलकम बैक फ्यूचर ऑफिसर्स। आई होप आप सबने सुप्रीम कोर्ट का पार्ट वन कर लिया होगा और उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपने नहीं किया तो प्लीज़ पार्ट वन पहले कंप्लीट करके आ जाओ, उसके बाद हम पार्ट टू कंटिन्यू करेंगे बिकॉज ये चैप्टर इंटर कनेक्टेड है। तो आई विल रिकमेंड यू टू प्लीज़ कंप्लीट द पार्ट वन फर्स्ट, देन वी विल मूव फॉरवर्ड विद द पार्ट टू। सो बेसिकली हमने पार्ट वन में बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लिए थे, किस तरीके से अपॉइंटमेंट होता है, क्या टेन्योर है, कैसे रिमूवल है, सब कुछ। अब हम बात करते हैं कि जो यहाँ पे हमने कुछ पावर्स पढ़े थे। देखो, जुरिसडिक्शन एंड पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे हमने बात की थी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन क्या होता है। सबसे पहली बात तो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन उसको कहते हैं जब आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। डायरेक्टली जो ओरिजिनल डिस्कशन, जो डिसीजन लिया जाता है, वो आपका कौन लेता है? आपका सुप्रीम कोर्ट लेगा, उसे कहते हैं ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। तो उसी को आप इलेबरेट करके हम अच्छे से पढ़ने का ट्राई करते हैं कि ओरिजिनल जुरिसडिक्शन कहता क्या है। तो व्हाट इज इट? एज अ फेडरल कोर्ट, अगर फेडरल कोर्ट की तरफ से देखा जाए, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है डिस्प्यूट बिटवीन यूनिट्स ऑफ डिफरेंट इंडियन फेडरेशन। अब इंडियन फेडरेशन में दूसरे दूसरे यूनिट्स के बीच में कोई भी टसल हुआ, सेंटर और स्टेट के बीच में, तो उस समय पे आपका देखो सेंटर और स्टेट के बीच में टसल हो रहा है, तो इसका मतलब पूरा यूनियन इन्वॉल्व है। तो उसमें पर्टिकुलर स्टेट का हाई कोर्ट तो डिसीजन नहीं लेगा, बट अब डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट उसका ओरिजिनल जुरिसडिक्शन अपने पास रखता है। इसका मतलब डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट इंटरवेन करके उसका रिजल्ट दे सकता है। अब क्या क्या कवर्ड है इसमें? देखो, पहला तो सेंटर और या फिर वन या किसी दूसरे मतलब देखो, सेंटर और एक या एक से ज्यादा स्टेट अगर इन्वॉल्व है इसमें, तो जो डिस्प्यूट होगा वो सॉल्व कौन करेगा? आपका सुप्रीम कोर्ट। बिटवीन द सेंटर एंड एनी स्टेट ऑन वन साइड और मोर देन स्टेट्स ऑन द अदर साइड, ठीक है, वही चीज है यहाँ पे। तीसरा, बिटवीन टू और मोर स्टेट्स, दो या दो से ज्यादा स्टेट्स के बीच में भी टसल हो रहा है, अगर सेंटर इन्वॉल्व नहीं है फिर भी दो या दो से ज्यादा स्टेट के बीच में टसल हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट आएगा। ओके। अब नो अदर कोर्ट्स कैन डिस्प्यूट डिसाइड सच डिस्प्यूट, इस टाइप के डिस्प्यूट जो बात की जा रही है ओरिजिनल जुरिसडिक्शन की, तो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन का मतलब ही यही है कि ये सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट इस पे ओरिजिनल जुरिसडिक्शन रखता है और वो इस पे डिसीजन ले सकता है। तो इसमें आपके बाकी कोर्ट्स इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, तो ये आपका ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट के पास। द पावर टू हियर द डिस्प्यूट इन द फर्स्ट इंस्टांस, नॉट बाय वे ऑफ अपील। मतलब फर्स्ट इंस्टांस का मतलब क्या हुआ? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाओ आप, आपको ये नहीं है कि लोअर कोर्ट्स अप्रोच करना है या फिर हाई कोर्ट अप्रोच करना है। अगर वो अपील के लिए आप जा रहे हो या फिर अलाउ करते हो अपील, तभी आप ऊपर जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हो। अब इसकी कंडीशंस है। कंडीशन क्या है कि ऐसे क्वेश्चंस इन्वॉल्व होने चाहिए जो आपके लॉ या फिर फैक्ट वहां पे, लाइक कुछ भी ऐसे लॉ बनाए गए हैं या कुछ ऐसे फैक्ट है जो आपके लीगल राइट्स को वायलेट करते हैं, जिसमें आपका लीगल राइट उस पर्टिकुलर केस पे डिपेंड हो रहा है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व होगा। अदरवाइज नॉर्मल केसेस है तो वहां पे वो नहीं होगा। अब देखो, पॉलिटिकल क्वेश्चंस आर एक्सक्लूडेड। इसका मतलब क्या? देखो, ये तो बहुत ही टेक्निकल टर्म है, पॉलिटिकल टर्म है, बट अब ऐसे देखो, पॉलिटिकल क्वेश्चंस क्या होते हैं? अब मान लो दो पार्टी के बीच में टसल चल रही है, ठीक है, तो अब ये दोनों एक दूसरे की आइडियोलॉजी को नहीं पसंद कर रहे, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट बीच में इंटरवेन नहीं करेगा। मान लो अब ऐसा नहीं हो सकता कि बंगाल की पार्टी बोलेगी कि हमें सेंटर गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी पसंद नहीं है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट नहीं आएगा। उसमें आपकी आइडियोलॉजी की बात हो रही है तो आप उस पर खुद से रिजॉल्व करो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तभी इंटरवेन करेगा जब आपकी कोई लॉ या फिर कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हुआ है। दूसरा, सूट्स बाय प्राइवेट सिटीजन अगेंस्ट द सेंटर और स्टेट्स आर एक्सक्लूडेड। अगर आप जैसे मान लो किसी कंपनी या किसी भी स्टेट के खिलाफ अगर आपको कोई केस लड़ना है, कोई मुकदमा लड़ना है, तो आप लड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जाओगे। आप जाओगे पहले हाई कोर्ट। हाई कोर्ट आपको डिसीजन देगा, जो भी जजमेंट देगा वो सुनाएगा, और आप उसकी अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हो। एक्सेप्शन क्या है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन एक्सटेंड नहीं होती, जहाँ पे नहीं वैलिड है? तो देखो, अगर ऐसे डिस्प्यूट जहाँ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी एग्रीमेंट और कॉवेनेंट्स, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले जो ट्रीटी उस टाइम पे कोई की गई थी, उस टाइप के अगर कुछ भी लाइक आ रहे हैं, डिस्प्यूट्स आ रहे हैं, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट नहीं जा सकते हो। वहाँ के लिए स्पेशल जजमेंट्स होती हैं, वहाँ उसके थ्रू उसका केसेस रिजॉल्व किए जाते हैं। अब जैसे वाटर के डिस्प्यूट हो गए तो उसमें ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं। जो ऐसे ट्रीटीज जहाँ पे स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया है जुरिसडिक्शन को, वो मैटर्स रेफरेंट टू फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स बनाते हैं इसको, फाइनेंस मिनिस्ट्री। आपका वहाँ पे जजेस फाइनेंस कमीशन के रिपोर्ट्स नहीं बनाते हैं। एडजस्टमेंट और एक्सपेंस पेंशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स, ये भी फाइनेंस से रिलेटेड आ गया। ऑर्डिनरी कमर्शियल डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, ऑर्डिनरी जो कमर्शियली डिस्प्यूट्स होते हैं ना एक सेंटर और स्टेट के बीच में, वहां पे भी। रिकवरी ऑफ डैमेज बाय अ स्टेट अगेंस्ट द सेंटर, अब कोई रिकवरी अगर करना है डैमेज का
जो कि स्टेट के द्वारा किया गया है। सेंटर के खिलाफ अगर बात चल रही है तो उसमें भी ये सारी चीज़ ऐसी फाइनेंस के मैटर है, तो इस पे आपका सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट नहीं आएगा, आपको लोअर कोर्ट्स में अप्रोच करो। वहाँ आपको या फिर ट्रिब्यूनल्स बनाई जाएगी या स्पेशल जजमेंट स्पेशल टीम बनाई जाएगी, कमेटी बनाई जाएगी, वो आपके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेंगे। इसमें आपका सुप्रीम कोर्ट बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा। अब ये एक रियल लाइफ एग्जांपल की बात की जा रही है कि 1961 में पहला सूट अंडर ऑर्डिनल जुरिसडिक्शन वेस्ट बंगाल के द्वारा किया गया था सेंटर के खिलाफ। इसमें क्या था, उन्होंने चैलेंज किया था कोल बियरिंग एरियाज एक्ट ऑफ 1957। सुप्रीम कोर्ट ने इस सूट को क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया और वैलिडिटी को अपहेल्ड रखा, और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जुरिसडिक्शन देने से साफ मना कर दिया। उसने इस पूरे सूट को ही डिसमिस कर दिया। ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया होगा रियल लाइफ एग्जांपल क्या था, 1961 का केस है, उसके बारे में बात की जा रही है। अब रिट जुरिसडिक्शन, एंड आई विल रियली सजेस्ट यू कि आप रिट जुरिसडिक्शन पूरे अच्छे से समझने के लिए आप प्लीज़ मेरे यूट्यूब पे एक मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है जिसमें शॉर्ट्स के मैंने सारे डिटेल डाले हैं, तो आप शॉर्ट्स के 5 शॉर्ट्स होंगे, 1 1 मिनट के, ज़्यादा आपका टाइम भी नहीं लेगा, तो आप प्लीज़ उसको रेफर करो और उसको अच्छे से देख के, और उसमें मैंने क्या बताने का ट्राई किया, एनिमेशन यूज़ करके बताया है। तो आई होप कि उससे बेटर आपको कंटेंट नहीं समझा सकता है कोई, और अगर समझा भी रहा है तो आई रियली रिस्पेक्ट दैट, बट आई होप कि आपको वो वीडियो देखने के बाद कोई और कंटेंट उठाने की नीड नहीं पड़ेगी। सो गारंटर ऑफ राइट्स क्या है आपका, कॉन्स्टिट्यूशन ने कॉन्स्टिट्यूट किया सुप्रीम कोर्ट को एज अ गारंटर एंड द डिफेंडर ऑफ फंडामेंटल राइट। आपके फंडामेंटल राइट का गारंटर और डिफेंडर कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट है। अब पावर की बात कर रहे हैं इसके, तो इट इज एम्पावर्ड टू इशू रिट्स हीबियस कॉर्पस मैंडमस प्रोहिबिशन क्यो वरंतो सर्सोराय फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ दीज राइट्स। अब ये कुछ ऐसे रिट्स हैं जिसके बारे में बात की जा रही है कि ये ऐसे रिट्स कौन इशू कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है, हाउएवर हाई कोर्ट भी कर सकता है, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अब एग्रीव सिटीजन कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट नॉट नेसेसरीली बाय वे ऑफ अपील, मतलब सुप्रीम कोर्ट वो डायरेक्ट अप्रोच कर सकता है, उसको नीड नहीं है बार बार हाई कोर्ट में अप्रोच करने की, हाई कोर्ट में जाने की। देखो, अब एक्सक्लूसिव और कंकरेंट की बात की जा रही है, तो रिट जुरिसडिक्शन जो आपके सुप्रीम कोर्ट के पास है ना, वो एक्सक्लूसिव नहीं है, जो मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया भी था कि हाई कोर्ट के पास भी पावर है रिट को इशू करने का, बट देयर इज अ वेरी मेजर डिफरेंस। और ये पॉइंट को प्लीज नोट डाउन कर लेना, ये पेपर में आ चुका है सीडीएस सिविल सर्विसेज दोनों में। क्वेश्चन ये है कि हाई कोर्ट के पास पावर है रिट इशू करने के लिए, बट क्या सीन है यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट जो रिट इशू कर सकता है सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट के केसेस में ही कर सकता है, बट हाई कोर्ट के पास पावर है कि अपार्ट फ्रॉम द फंडामेंटल राइट अदर पर्पसेस के लिए भी रिट इशू कर सकता है। इसलिए बोला जाता है कि रिट जुरिसडिक्शन जो हाई कोर्ट का है वो ज़्यादा बड़ा है इन कंपैरिजन टू सुप्रीम कोर्ट। ये पॉइंट को प्लीज नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में आ चुका है, इसलिए बोल रहा हूँ बार बार कि इसको प्लीज नोट डाउन कर लेना कि रिट जुरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट बहुत ज़्यादा वाइडर है सुप्रीम कोर्ट के कंपैरिजन में। पार्लियामेंट कैन कन्फर द पावर टू इशू रिट्स फॉर अदर पर्पसेस ऑन द सुप्रीम कोर्ट इफ इट चूजेस। पार्लियामेंट ये पावर दे सकता है सुप्रीम कोर्ट की कि वो अपार्ट फ्रॉम फंडामेंटल राइट बाकी अदर इश्यूज के लिए भी रिट को इशू किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, बट ये पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास। अब दूसरा है अपीलेट जुरिसडिक्शन। अब देखो, अपीलेट का मतलब समझ में आ रहा होगा, अपील वाला जुरिसडिक्शन। ओरिजिनल समझ में आ गया कि डायरेक्ट जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को रीच किया जा सकता है। अपीलेट क्या है कि जहाँ पे अपील करके जाया जा सकता है। तो ऐसे कौन से केसेस है जहाँ पे अपील किया जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, तो इसको अच्छे से समझने का ट्राई करेंगे, बहुत ही इजी लैंग्वेज। 4 मेन कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहला तो अपील इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। अब कॉन्स्टिट्यूशन का मैटर का अगर कुछ भी है, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की बात हो रही है वहाँ पे, तो उस टाइम पे क्या कहता है ये, व्हेन कैन यू अपील, कब कर सकते हो, तो एक अपील मेड किया जा सकता है अगर हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ, अगर हाई कोर्ट सर्टिफाई करता है कि ये जो केस है पर्टिकुलर, ये इन्वॉल्व करता है क्वेश्चन ऑफ लॉ दैट रिक्वायर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हाई कोर्ट खुद ही मेंशन करता है कि हाँ ये ऐसा लॉ है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशन की नीड है, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करेगा, अपील उसकी मानी जाएगी वैलिड। द अपील कैन बी मेड ऑन द ग्राउंड दैट द क्वेश्चन हैज बीन wrongly डिसाइडेड। अपील अगर कोई इंसान कर रहा है तो तभी करेगा, और वो यही बताएगा कि जो डिसीजन हमें दिया गया है, जिसको जजमेंट सुनाई गई है, वो उससे हम सेटिस्फाई नहीं है, उसको बहुत ही गलत तरीके से डिसाइड किया गया है। और अब दूसरा देखते हैं, देखो अपील इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हो गया, अब बात करते हैं अपील इन सिविल मैटर्स के केसेस में क्या होता है, कब अपील कर सकते हो। तो एन अपील लाइज टू सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम एनी जजमेंट ऑफ अ हाई कोर्ट इफ द हाई कोर्ट, अगर हाई कोर्ट सर्टिफाई करता है दो थिंग
दो चीजों को, तभी हाई कोर्ट के केस को अपील किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में इन रिस्पेक्ट ऑफ सिविल मैटर्स। द केस इन्वॉल्व्स अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस। अगर इंपॉर्टेंस कुछ ऐसी लॉ है जो जनरल इंपॉर्टेंस, जनरल पब्लिक को अफेक्ट कर रही है, तो ऐसे लॉज को क्वेश्चन करने के लिए ऐसे केसेस में हाई कोर्ट सर्टिफाई कर सकती है कि सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशन की नीड है। द क्वेश्चन नीड टू बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, उसको डिसाइड करेगा उस क्वेश्चन को। मॉनेटरी लिमिट रेज, अब क्या हुआ था कि ओरिजिनली जो था ना सिविल केसेस जिसका सम 20,000 से इन्वॉल्विंग अ सम ऑफ 20,000 अगर है या उससे ज़्यादा है, मान लो 20,000 या 20,000 से ज़्यादा का अगर सम है ना किसी सिविल केसेस में, तभी सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जा सकता था। बट 30th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1972 आता है और वो ये बोलता है कि अगर इससे, ये लिमिट ही बेसिकली हटा देता है और बोलता है कि कोई भी लिमिट नहीं है, आप डायरेक्टली मॉनेटरी पॉलिसी के लिए भी सिविल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील डाल सकते हो, बट वहाँ पे सर्टिफाई करेगा कौन? हाई कोर्ट। ओके, नेक्स्ट वन इज अपील इन क्रिमिनल मैटर। अब देखो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर देख लिया, सिविल मैटर देख लिया, अब बात करते हैं क्रिमिनल मैटर के केसेस में। विदाउट सर्टिफिकेट, अगर आपके पास सर्टिफिकेट मतलब राइट टू अपील नहीं है, विदाउट सर्टिफिकेट इज बेसिकली कि हाई कोर्ट ने आपको सर्टिफाई नहीं कर रखा है और जाने के लिए वहाँ पे ऐसा कुछ लिख के नहीं दिया गया है, तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं? तो ऐसे अपील में सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो डायरेक्ट, अगर हाई कोर्ट ने मान लो किसी लोअर कोर्ट ने आपको गिल्टी प्रूफ कर दिया था, ठीक है, बट हाई कोर्ट ने क्या किया, उसके सेंटेंस को चेंज कर दिया, जो उसको सेंटेंस दिया गया था, पनिशमेंट दिया गया था, उसको चेंज करके उसने डेथ का सेंटेंस दे दिया है, तब आप अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। या फिर हैज टेकन अ केस फ्रॉम सबऑर्डिनेट कोर्ट, कन्विक्टेड द अक्यूज्ड एंड सेंटेंस्ड हिम टू डेथ। मतलब पहले में तो क्या था कि उसके जो जजमेंट था लोअर कोर्ट के, उसको ऑर्डर को चेंज कर दिया गया। अब यहाँ पे क्या है कि किसी लोअर कोर्ट से, सबऑर्डिनेट कोर्ट से डायरेक्ट केस को अपने पास ट्रांसफर करवा के उसको डेथ सर्टिफिकेट दे दिया गया है। अब विद सर्टिफिकेट क्या है, अगर सर्टिफाई करता है हाई कोर्ट, तब तो अपील लाए करता है अगर हाई कोर्ट सर्टिफाई करता है कि ये केस जो है फिट और फाइन है सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए, मतलब सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशन की नीड है। तो ऐसे सिर्फ दो ही केस है जहां पे सेंटेंस डेथ की दी जा रही है, तो उस टाइम पे आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हो बिना हाई कोर्ट के लाइक रिकमेंडेशन के। बट ऐसे रिकमेंडेशन जहाँ पे नीड होती है कि सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाए उस केस को, उसको सर्टिफिकेट अगर हाई कोर्ट देता है तो ऑब्वियसली वो कोर्ट, वो जो केस है सुप्रीम कोर्ट उसको एक्सेप्ट करेगा, उसको लेगा। अब एक्सेप्शन क्या है कि अगर हाई कोर्ट ने रिवर्स किया कन्विक्शन का और देयर इज नो राइट टू, मतलब अब देखो किसी को अगर उसने बेगुनाह साबित कर दिया तो अपील करने का कोई मतलब नहीं है। If the High Court reverses an conviction and orders acquittal, there is no right to appeal to the Supreme Court। 1970 का एनलार्जमेंट क्या हुआ कि पार्लियामेंट ने एनलार्ज किया जुरिस्डिक्शन को और बोला कि अपील हो सकता है अगर हाई कोर्ट ने रिवर्स किया एक एक्विटल का और केस अपने पास ले लिया है और सेंटेंस कर दिया है उसको इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ या फिर 10 साल के लिए, जरूरी नहीं है कि डेथ के लिए किया हो, तो उस केस में भी आप सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जा सकता है। अच्छा, एक सबसे इम्पोर्टेंट, और इसको देखो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अपील बाय स्पेशल लीव। यहाँ पे एक वर्ड है एनी जजमेंट। एनी जजमेंट का मतलब इन एनी मैटर, अगर ऐसा कोई भी आया है, आपको जजमेंट दे दिया गया है जहाँ पे हाई कोर्ट ने आपको सर्टिफाई भी नहीं किया जाने के लिए, बट स्टिल आप स्पेशल लीव, स्पेशल परमिशन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। बट ये क्या है कि पहली बात तो एक्सेप्शन इसमें यह है कि मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स और कोर्ट मार्शल्स के ऑर्डर को आप अपील नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट में। दूसरा, ये एक डिस्क्रिशनरी पावर है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास पूरी पावर है कि वो उसको देख के बिना आपको रीजन दिए उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है उस पर्टिकुलर अपील को। ये किसी भी मैटर को कंसिडर करता है, कवर करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल भी, सिविल भी, क्रिमिनल भी, इनकम टैक्स, लेबर्स, कुछ भी। इट अप्लाइज अगेंस्ट एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल, नॉट जस्ट हाई कोर्ट, ठीक है, सबके पास। और ये ओवरराइडिंग पावर रखता है अपने पास, इसका मतलब ये जो भी जजमेंट देगा वो पुराने जजमेंट्स को ओवरराइड करके, सुपरसीड करके आगे आएगा और यही फाइनल जजमेंट माना जाएगा। ओके, अब बात करते हैं एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के बारे में। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन क्या होता है? आर्टिकल 143 ये बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का ऑथोराइज करता है प्रेसिडेंट को कि वो सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियन की बात कर सकता है, उसकी ओपिनियन ले सकता है किसी पर्टिकुलर केसेस में। वो कौन से केसेस है? पहला तो पब्लिक इंपॉर्टेंस, एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस विच हैज अराइजन और इज लाइकली टू अराइज। कोई ऐसा लॉ क्वेश्चन किसी लॉ से रिलेटेड कि वो लॉ जो है आपकी पब्लिक को ना लार्जर नंबर पे अफेक्ट करेगा या फिर कर चुका है, तो ऐसे केसेस के लिए प्रेसिडेंट पहले ही सजेशन ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। अब सुप्रीम कोर्ट ना यहाँ पे दे भी सकता है अपना डिसीजन, अपना ओपिनियन, और मना भी कर सकता है, तो कोई बाउंडेशन नहीं है उसके ऊपर।
दूसरा है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट, इसमें सुप्रीम कोर्ट को अपना देना पड़ेगा ओपिनियन। अब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले कुछ ट्रीटी एग्रीमेंट की बात आ रही है, वहां पे इंटरप्रेट करना है उसको, तो अगर उसके लिए स्पेशल टीम बनानी है तो सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन लिया जा सकता है। क्योंकि बेसिकली देखो, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले की बात की जा रही है तो लॉ पढ़ने के लिए और उससे रिलेटेड अभी कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है तो इंटरप्रेट करके ही आप बता सकते हो कि कंट्री की आइडियोलॉजी है, उसको बेसिकली फॉलो करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियन की बात कर सकते हो। अब नेचर ऑफ ओपिनियन क्या है, तो बोथ केसेस में ओपिनियन जो है एडवाइजरी है और नॉट अ जुडिशियली प्रोनाउंसमेंट, ठीक है। एडवाइजरी है, सिर्फ आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं है प्रेसिडेंट के ऊपर कि आप यही करोगे ही करोगे। इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। अब बात करते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इसका मतलब क्या हुआ, रिकॉर्ड से आप समझ लेना, याद कर लेना कि जो भी कोर्ट के प्रोसीडिंग्स होते हैं उसका प्रॉपर रिकॉर्ड एविडेंस रखना पड़ता है। एविडेंटरी वैल्यू ऑफ रिकॉर्ड्स, जो भी आपका जजमेंट है, प्रोसीडिंग्स है या फिर एक्ट्स किए जा रहे हैं सेशन के द्वारा, वो पूरा का पूरा रिकॉर्ड किया जाएगा। और दिस रिकॉर्ड्स हैव एविडेंटरी वैल्यू एंड कैन नॉट बी क्वेश्चन व्हेन प्रोड्यूस बिफोर एनी कोर्ट। इसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। आप इसके लिए पूरी फ्रीली हैं जजेस अपने जजमेंट देने के लिए। दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज लीगल प्रोसीडिंग्स एंड रेफरेंस, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट। अब पनिश टू देखो, और डिग्निटी अपने कोर्ट की, अपने सुप्रीम कोर्ट सबसे एक्सट्रीम लेवल पे बैठा है, सबसे सुप्रीम है, तो उसकी डिग्निटी को मेंटेन, उसके ऑनर को मेंटेन करना हर सिटीजन का राइट है और ड्यूटी भी है। तो अगर आप कोर्ट को लाइक कंटेम्प्ट करते हो, को कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करते हो, तो कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास पूरी पावर है कि वो आपको पनिशमेंट कर सकता है। और वो पनिशमेंट कैसे होती है, सिंपल पनिशमेंट भी हो सकती है 6 महीने के लिए, या फिर फाइन कर सकता है 2,000 रुपये, या फिर दोनों। अब एक्सटेंशन ऑफ पावर 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि अगर ये पावर पनिश करने की, नॉट ओनली इटसेल्फ बट आल्सो ऑफ हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल्स अक्रॉस द एंटायर कंट्री, सुप्रीम कोर्ट किसी भी कोर्ट की कंटेम्प्ट पे आपको पनिश कर सकता है, नॉट ओनली फॉर द सुप्रीम कोर्ट ओनली, ओके। अब कंटेम्प्ट किस तरीके के हो सकते हैं, क्या होता है कंटेम्प्ट, तो देखो, पहले तो सिविल कंटेम्प्ट, जहाँ पे विलफुल डिसोबीडियंस एनी जजमेंट, कोई जजमेंट दिया गया, आपसे बोला गया फॉलो करने के लिए आप, और आप उसको बिल्कुल डिनाई करते हो, आप उसको मना करते हो कि मैं ये फॉलो नहीं करूंगा, तो ये भी एक तरीके का सिविल कंटेम्प्ट है। दूसरा क्रिमिनल कंटेम्प्ट, पब्लिशिंग एनी मैटर और डूइंग एनी एक्ट विच स्कैंडलाइज और लोअर्स अथॉरिटी ऑफ अ कोर्ट, ऐसे एक्ट करना जो बेसिकली एक कोर्ट की अथॉरिटी को स्कैंडलाइज करता है, फिर उसकी अथॉरिटी को कम शो करने की कोशिश करता है। प्रिजुडिस मतलब जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के बीच में इंटरफेयर करना। इंटरफेयर्स और ऑब्स्ट्रक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कोई जस्टिस के लिए एडमिनिस्ट्रेशन अगर आया है, कुछ एग्जीक्यूटिव अपना काम कर रहा है, उसको इंटरफेरेंस करना है, फिर ऑब्स्ट्रक्ट करना। एक्सेप्शन क्या है, देखो, इनोसेंट पब्लिकेशन, फेयर एंड एक्यूरेट रिपोर्टिंग ऑफ प्रोसीडिंग्स, फेयर क्रिटिसिज्म एंड कमेंट्स ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव डू नॉट अमाउंट टू कंटेम्प्ट। मतलब इनोसेंट पब्लिकेशन, जहाँ पे मतलब विलफुली टारगेट नहीं किया जा रहा है, बट इनोसेंटली आप उस पर उसकी प्रोसीडिंग्स, एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ व्यूज कर रहे हो, वहाँ पे अपने पॉइंट्स रख रहे हो, तो उस तरीके में, और सारे तथ्य को रखते हुए, ऐसा भी नहीं कि कुछ पार्ट को छुपा के ऐसे जो बात है वही बता रहे हो, तो उस टाइप के केसेस में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं माना जाएगा। नाउ देयर इज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, व्हाट डज इट सेज, सो द पावर टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ बोथ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ, मतलब जो भी लॉज आए हैं या कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी एक्ट पास किए गए हैं पार्लियामेंट के द्वारा, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को जो फाइनल वर्डिक्ट देता है इंटरप्रेट करके, जैसे मान लो कोई लॉ पास हुआ, ठीक है, तो अब लॉ पास होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि एक पर्सन अपील कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट उसको देखेगा कि क्या वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में किसी चीज़ को वॉइड तो नहीं कर रहा है, क्या फंडामेंटल राइट का तो उल्लंघन नहीं हो रहा है। अगर ऐसा कुछ होगा तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल होगा, अगर वो उस एक्ट को नल एंड वॉइड करता है तो वो एक्ट नल एंड वॉइड हो जाएगा। If found violative of the constitution, they can be declared illegal, unconstitutional and invalid. Such laws cannot be enforced by the government. वो लॉ को गवर्नमेंट एनफोर्स नहीं करेगी। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो फाइनल इंटरप्रेटर है आपके, कोई भी लॉ अगर पास हो रहा है, अगर सुप्रीम कोर्ट के पास हो जाता है तो फाइनल इंटरप्रेटर है, जो अभी सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के बाद, वही फाइनल वर्डिक्ट होगा, ठीक है। तो वही यूज़ किया जा रहा है कि कुछ डॉक्ट्रिन्स यूज़ करता है इंटरप्रेट करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से पढ़ने, अच्छे से जानने के लिए कि वो वर्ड क्या कहना चाहता है कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट एक डॉक्ट्रिन्स वगैरह यूज करता है, जो कैसे ऐसे डॉक्ट्रिन्स है, जैसे कि सिवरेबिलिटी, मतलब कि जरूरी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई लॉ पास हुआ है पार्लियामेंट के द्वारा तो पूरी पार्लियामेंट के लॉ को ही इनवैलिड कर दे। वो उस लॉ के कुछ पर्टिकुलर चंक्स, पर्टिकुलर कुछ पार्ट्स को इनवैलिड डिक्लेयर कर सकता है, बट पूरे लॉ को रहने दे सकता है। किसी को वेव करना हो किसी पर्टिकुलर
कुछ ऐसे केसेस आते हैं जिसको वेव कर देना है। तो ऐसी कुछ डॉक्टरीन्स है जो सुप्रीम कोर्ट बेसिकली यूज करता है अपने किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए। किसी भी लॉ को अगर वो मान लो कुछ कोई लॉ आया है जिसको बोला जा रहा है कि आप इसको देखिए ये वैलिड है या नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा जाएगा, उस पर्टिकुलर बात को समझा जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन कहना क्या चाहता है। उस चीज को करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये टर्म्स यूज किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस, डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, कलरेबल लेजिस्लेशन, इम्प्लाइड पावर्स। तो ये कुछ ऐसे टर्म्स है जो अगर आप बोलोगे तो मैं उसको डिटेल में समझाऊंगा, बट उसकी नीड अभी नहीं है हमें इतनी। सो अब देखते हैं अदर पावर्स क्या क्या है। तो इलेक्शन डिस्प्यूट अगर होता है प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के लिए, तो ओरिजिनल एक्सक्लूसिव एंड फाइनल अथॉरिटी किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास। यूपीएससी में अगर चेयरमैन और मेंबर ऑफ द यूपीएससी का अगर मिसबिहेवियर कंडक्ट होता है तो प्रेसिडेंट के लाइक रेफरेंस प्रेसिडेंट दे सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट अगर मानता है कि वो केस में मतलब वो पर्टिकुलर पर्सन जो चेयरमैन और मेंबर्स है यूपीएससी के गिल्टी हैं, तो प्रेसिडेंट को उनको हटाना पड़ेगा और प्रेसिडेंट के ऊपर डिसीजन बाइंडिंग होता है। पावर ऑफ रिव्यू है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि खुद की जजमेंट या ऑर्डर्स को वो दोबारा से पढ़ सकता है। जैसे देखो केशव नंदा भारती केस में ऐसे बहुत से केसेस को उन्होंने अपने आप इंटरप्रेट किया, खुद के केसेस को पढ़ा और अपने आप को इम्प्रूवमेंट किया। विड्रॉन एंड ट्रांसफर, किसी भी कोई केस मान लो हाई कोर्ट के पास विड्रॉन पेंडिंग में पड़ा हुआ है तो उसको विड्रॉ करके अपने पास ले सकता है। बाइंडिंग लॉज, इट लॉ इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स, मतलब ये जो भी लॉ देगा वो ऑब्वियसली बात है सुप्रीम लेवल पे, सबसे एक्सट्रीम लेवल पे, टॉप लेवल पे बैठा हुआ है इंटीग्रेटेड जुडिशरी में। तो इसके जो भी लॉ होंगे वो बाइंडिंग होंगे बाकी सारे कोर्ट्स कंट्री के अंदर। जुडिशियल सुपरिटेंडेंस, मतलब इट हैज पावर टू कंट्रोल ओवर ऑल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स इन द एंटायर टेरिटरी ऑफ द कंट्री। एनलार्जमेंट ऑफ जुरिडिक्शन, पार्लियामेंट एनलार्ज कर सकता है जुरिडिक्शन को रिगार्डिंग द यूनियन लिस्ट। जुरिडिक्शन कैन रिगार्डिंग अदर मैटर्स कैन बी एनलार्ज बाय स्पेशल एग्रीमेंट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। मतलब पार्लियामेंट एनलार्ज कर सकता है जुरिडिक्शन रिगार्डिंग द यूनियन लिस्ट के खिलाफ। अगर यूनियन लिस्ट में कुछ भी चेंजेस करने हैं तो पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन को बढ़ा सकता है। बट अगर जुरिडिक्शन मैटर करता है किसी सेंटर और स्टेट के बीच में, तो वहां पे स्पेशल एग्रीमेंट लाके उन दोनों के बीच में उसको भी जुरिडिक्शन को बढ़ाया जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स की बात करते हैं। सीनियर एडवोकेट्स, जज देख लिया हमने, जज कैसे बनते हैं, टेम्पररी जजेस भी देख लिए। तो अब बात करते हैं कि जजेस किस टाइप के होते हैं। तीन टाइप के जजेस की बात की गई है सुप्रीम कोर्ट के आगे। तो वो कौन कौन से होते हैं? तो पहला है सीनियर जजेस। ये सीनियर जजेस ऐसे होते हैं जिनको डेजिग्नेशन दी गई है सीनियर एडवोकेट्स बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और बाय एन हाई कोर्ट, दोनों के द्वारा। अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों में से किसी एक के द्वारा सीनियर एडवोकेट्स का दर्जा दिया जाता है। बेसिस ऑफ डेजिग्नेशन क्या है? तो कोर्ट डेजिग्नेट करता है उनकी एबिलिटी, स्टैंडिंग एट द बार, या फिर स्पेशल नॉलेज एक्सपीरियंस है लॉ में, तब उसके अकॉर्डिंग। अब रेस्ट्रिक्शन क्या है? दे कैन नॉट अपीयर इन द सुप्रीम कोर्ट विदाउट एन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। अपना दे कैन नॉट अपीयर एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल विदाउट जूनियर होना चाहिए उनके साथ एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए। और दूसरा, दे कैन नॉट एक्सेप्ट इंस्ट्रक्शन टू ड्रॉ प्लीडिंग और एफिडेविट एडवाइस और एविडेंस। मतलब ये कुछ एविडेविट वगैरह जो होते हैं ये आप इनसे नहीं बनवा सकते हो, ये बेसिकली इनके लिए नहीं है, ये आपको लोअर जो एडवोकेट्स होते हैं उनके पास जाना पड़ेगा। दे कैन नॉट अंडरटेक कन्वेनिंग वर्क ऑफ एनी काइंड, ठीक, कोई दूसरे टाइप का कोई भी काम कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरा है एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड। क्या बात की जा रही है? देखो यहाँ पे बात की थी ना कि सीनियर जजेस के पास, सीनियर एडवोकेट के पास एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होता है, तो उसकी बात करते हैं क्या है। एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं। ओनली दीज एडवोकेट्स आर एंटाइटल्ड टू फाइल एनी मैटर और डॉक्यूमेंट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। यही वो बंदे हैं जो कोर्ट में केस को फाइल करते हैं। लड़ने आते हैं सीनियर एडवोकेट्स, बट फाइल यही करते हैं। दे कैन ऑल्सो फाइल एन अपियरेंस और एक्ट ऑफ पार्टी इन द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, किसी पार्टी का भी अगर अपीयरेंस करवाना है तो उसके भी फाइल को यही करेंगे। कोई पार्टी अगर आना चाहती है उसका केस लड़ना है तो वो भी यही सब एडवोकेट एंड कोड ही फाइल करती है उस केस को। और अदर एडवोकेट्स कौन होते हैं? जो जिसका नाम स्टेट बार काउंसिल के रोल में खाली लिखा हुआ है। और दे कैन अपियर एंड आर्ग्यू एनी मैटर ऑन बिहाफ ऑफ पार्टी इन द सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के सामने वो किसी भी पार्टी का अपना ओपिनियंस को रख सकती है और आर्ग्यू कर सकती है, उस केस को लड़ सकती है। ठीक है। अब लिमिटेशन क्या है? दे आर एंटाइटल्ड टू ओनली फाइल एनी डॉक्यूमेंट और मैटर बिफोर द कोर्ट। मतलब वो एंटाइटल नहीं है किसी डॉक्यूमेंट को फाइल करने के लिए किसके आगे? कोर्ट के आगे। बट वो क्या कर सकते हैं? अपीयर आ सकते हैं उनके सामने, आर्ग्यू कर सकते हैं पर्टिकुलर किसी केस के बारे में कि हाँ इस केस में इस पार्टी ने क्या बोला है क्या नहीं बोला है। अब ये बेसिकली एक कंपैरिजन है इंडियन कोर्ट और अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के बारे में। और आई होप ये तो अब ऐसे पॉइंट्स है जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि बेसिकली हमने इस पूरा चैप्टर को कर लिया। तो ये ऐसे कुछ पॉइंट्स है जो आपको नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो समझ में ना आए। तो आई
रियली वांट यू टू रीड दिस ऑल बाय पॉजिंग दिस वीडियो। आप सुबह वीडियो पॉज करो और इसको पूरा डिटेल में पढ़ने का ट्राई करो कि क्या लिखा हुआ है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चन, this was all about the chapter that we have concluded. So I hope you don't have any doubt. If you still have any doubt, you can comment down your queries. I will love to solve your queries. So now we are moving towards the question. द सैम्पल क्वेश्चंस बेसिकली जो इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं या फिर आज तक पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि विथ रेफरेंस टू द रिमूवल ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब देखो, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना और ट्राई करना वीडियो को पॉज करके आंसर करने का। वैसे तो आंसर लिखा हुआ है तो आपको दिख ही गया होगा कि एक रिमूवल जो मोशन साइन किया जाता है 100 मेंबर के द्वारा इन लोकसभा और 50 मेंबर के द्वारा इन राज्यसभा टू गिव द स्पीकर, टू बी गिवन टू द स्पीकर या फिर चेयरमैन को दिया जाता है। जजेस इंक्वायरी एक्ट आया था, ये भी सही है। नो जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन इम्पीच सो फार। पता है ना, एक के लिए इम्पीचमेंट लाया गया था बट पास नहीं हुआ था क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने वोट करने से अब्सटेन कर दिया था। तो यहाँ पे हो गया ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। जजेस, ये तो एक्सप्लेनेशन हमने समझ ही लिया है। अब द ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। पहला, डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ऐसा पढ़ा था हमने? नहीं। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, नहीं, ट्रिब्यूनल्स आता है यहाँ पे। अब द डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स, सही है, यही पढ़ा था। हु इज द फाइनल इंटरप्रेटर एंड गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे सिंपल क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट। In the context of the appointment of judges, which amendment was declared unconstitutional and when NJAC, sorry, 99th Amendment Act and NJAC, or which of the following statements regarding the advisory jurisdiction of the Supreme Court is correct? पहला, the opinion expressed by the Supreme Court is binding on the President, बिल्कुल भी नहीं। The Supreme Court must tender its opinion on all matter referred to it, नहीं। It is dealt with under Article 143, ये सही है आपका। रिटायरमेंट एज क्या है सुप्रीम कोर्ट के जज की? 65। मिनिमम एज क्या है? नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हु एडमिनिस्टर द ओथ? प्रेसिडेंट। और द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज आर चार्ज ऑन विच फंड? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। व्हेन वाज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड? 28 जनवरी 1950। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था इस चैप्टर को। विच आर्टिकल इन कॉन्स्टिट्यूशन 124 से लेकर 147 तक। आई थिंक आप इस क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर पा रहे होगे, अब इतना तो आपको कॉन्फिडेंस आ चुका होगा। टू whom does the supreme court just address his resignation letter? प्रेसिडेंट। सीट दिल्ली में ही है सुप्रीम कोर्ट का। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर दिल्ली एज द सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कैन अ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज प्रैक्टिस लॉ इन इंडिया? नहीं, उनको यही रेस्ट्रिक्शन है कि वो नहीं कर सकते हैं। Okay, so basically this was the end of this beautiful chapter that talks about the Supreme Court। और Supreme Court एक ऐसा टॉपिक है जो आई थिंक हर इंसान को पता होना चाहिए, क्योंकि बेसिकली हमें अपने राइट से अवेयर करता है और हमें बताता है कि अगर कोई इनजस्टिस होता है हमारे या हमारे साथ किसी भी सामने किसी पर्सन के साथ, तो हम उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आई रियली होप आई हैव रिजॉल्व ऑल योर क्वेरीज रिगार्डिंग द सुप्रीम कोर्ट चैप्टर, एंड स्टिल इफ यू हैव समथिंग, so then you can surely comment down your queries. I will love to solve your queries. Till then, take care of you, take care of your family. Stay motivated, stay hydrated. We'll meet you very soon in the next video. Till then, signing off. Jai Hind.